हाय, ज्ञानांगन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर का चैप्टर 2 गॉन विद द स्कूटर। अब नाम सुन के ही आप क्यूरियस हो गए ना। गॉन विद द स्कूटर मतलब स्कूटर के साथ चला गया। क्या चला गया, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये एक मज़ेदार कहानी है जिसका एंडिंग एकदम अनएक्सपेक्टेड है। तो चलते हैं स्टोरी की दुनिया में। इट वॉज ए समर आफ्टरनून। स्टोरी शुरू होती है एक गर्मी की दोपहर से। अ समर आफ्टरनून। गोपी, जो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वॉज सिटिंग इन द बरंदा रीडिंग अ बुक। वो अपने बरंदा में बैठे एक किताब पढ़ रहा था। तभी सडनली he heard something rustling past. अचानक गोपी को सरसराहट सुनाई दी। And falling with a thud in the garden. थर्ड मतलब एक भारी दबी हुई आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। तो वो कहाँ गिरा? गार्डन में जाके गिरा। He wondered what it could be. तो गोपी ने सोचने लगा ये क्या हो सकता है। Perhaps, शायद It was a mango falling from the tree. शायद ये एक आम होगा जो पेड़ से गिरा होगा। तो ये सोचकर ही immediately गोपी put his book aside. वो अपनी बुक को एक तरफ रखी। Got up, उठा and ran into the garden. और गार्डन की तरफ भागा। He sought in between the thick grass near the garden fence. उसने गार्डन फेंस के पास वाली मोटी घास में देखा। But he found nothing. लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। He looked among the bushes. तब झाड़ियों में देखा। झाड़ियाँ मतलब the bushes. Nothing was there again. वहाँ भी कुछ नहीं था। तब गोपी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। गिरा क्या आखिर? वो सोच ही रहा था। Then his eyes fell on a heap of dry leaves. तब उसकी नजर पड़ी एक सूखे पत्तों के ढेर पर। There was a white ball on the heap. और उस ढेर पर एक सफेद बॉल था। गोपी reached out and took the ball in his hand. गोपी ने हाथ बढ़ाया और उसको अपने हाथ में ले लिया। It was a hockey ball. वो एक हॉकी बॉल थी। गोपी wondered. तब गोपी के मन में सवाल आया। Whose ball could this be? यह बॉल किसकी है? यह गार्डन में कैसे आई? He looked around. उसने इधर उधर देखा। And peeped outside the gate. और गेट के बाहर भी झांका। But could see no one. पर कोई नहीं था। Just then he heard his mother calling. तभी उसकी माँ की आवाज आई। गोपी, what are you doing out in the garden? तुम गार्डन में क्या कर रहे हो? It's very hot. बाहर में बहुत गर्मी है। Come inside. अंदर आ जाओ। गोपी went inside. गोपी अंदर गया and drank a glass of water. और एक ग्लास पानी पिया। He lay down on the mat. वो चटाई पर सो गया and said to himself. और अपने आप को बोला, I can't keep this ball for myself. यह बॉल मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ। I will ask around. मैं सबको पूछूंगा। तो बच्चों, यहाँ गोपी की ईमानदारी दिखी। कितने लोग हैं जो मिलने वाली चीज वापस करने की कोशिश करते हैं। गोपी ने सोचा ये मेरे काम की नहीं, किसी की होगी, वापस करूंगा। इन द इवनिंग, शाम को गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड। गोपी ने नजदीकी प्ले ग्राउंड पर गया। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। जहां उसके सारे दोस्त हॉकी खेलने हमेशा आते थे। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। दोस्तों, आज दोपहर मुझे एक बॉल मिली। Did any of you lose your ball recently?
हाल ही में क्या किसी की बॉल खो गई है? मनुज said. तब मनुज ने बोला, I lost a ball 4 months ago. मेरी एक बॉल खो गई थी 4 महीने पहले. गोपी said. तब गोपी ने बोला, So the ball that I found cannot be yours. तो जो बॉल मैंने आज पाई है वो तुम्हारी नहीं हो सकती. ये तो 4 महीने पुरानी नहीं लगती है. रमनी said. फिर रमनी ने बोली, Then the ball is mine. तो बॉल मेरी है. How do you know? asked गोपी. तब गोपी ने पूछा, तुमको कैसे पता? What color is it? बॉल का कलर क्या है? Show me the ball and I'll tell you, said Ramani smilingly. रमनी मुस्कुराते हुए बोली, पहले दिखाओ फिर बताती हूँ. Another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. तभी दीपक ने भी बोस्ट किया. याद रखना ये वर्ड बोस्ट मतलब अपनी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना कि मेरे पापा कल मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लाए थे. The ball I found is a hockey ball, said गोपी. तब गोपी ने कहा, भाई जो बॉल मैंने पाई है वो फुटबॉल नहीं हॉकी बॉल है. और सब हंस पड़े क्योंकि सबको दीपक का बात समझ में आ गया. गोपी took out the ball from his pocket. गोपी ने पॉकेट से बॉल निकाली. मनोज grabbed it and tossed it over to दीपक. तभी मनोज ने झपटा grab the ball और दीपक की तरफ उछाल दी. Seeing this, इसे देखकर गोपी said at the top of his voice. गोपी ने जोर से चिल्ला के बोला, Stop! I say stop. रुको. मैं कहा रुको. Let's play before it gets dark. अंधेरे से पहले खेलते हैं. मनोज went to the goal post as he liked to be a goalkeeper. मनोज गोल पोस्ट पर खड़ा हो गया क्योंकि उसे गोलकीपर बनना पसंद था. गोपी stood at the center of the field holding the hockey stick. गोपी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर फील्ड के बीचों बीच खड़े हो गए. He passed the ball to दीपक. गोपी ने बॉल पास की दीपक को. Who drove the ball towards Ramani. दीपक ने बॉल ड्राइव की रमनी की तरफ. Ramani dribbled the ball with the stick and it went to Jay. रमनी ने बॉल ड्रिबल की, बॉल गई जय के पास. Come on Jay, play the shot and drive it towards the goal post. मनोज said loudly. तब मनोज ने चिल्लाया, जय मार शॉट, गोल पोस्ट की तरफ भेजो. Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. जय ने अपने रिस्ट मजबूती की मतलब कलाई को टाइट पकड़ा, स्टिक के फ्लैट साइड से बॉल को टच किया. He hit the ball so hard that it went past the playground gate. और मारा एक जोरदार शॉट. बॉल इतनी तेजी से गई प्लेग्राउंड का गेट क्रॉस कर गई. And fell into the basket of a passing scooter. और एक गुजरते स्कूटर की टोकरी में जा गिरी. The scooterist was unaware of what had happened. जो स्कूटर चला रहे थे उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ. Drove past और वो अपने रास्ते में चले गए. By the time the children ran to the gate, जब तक बच्चे गेट तक भागे, the scooter was gone. स्कूटर जा चुका था. And so was the ball. और बॉल भी. They looked at each other. वे एक दूसरे को देखने लगे. And burst into laughter. और जोर जोर से हंसने लगे. अब लोगों को समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम गॉन विद द स्कूटर क्यों है. उनका जो बॉल था लिटरली स्कूटर के साथ चली गई. बच्चों, इस स्टोरी में हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है. जैसे पहली बात, गोपी ने जो बॉल पाई वो अपने पास नहीं रखी.
इट इज हिज ऑनेस्टी, ये उसकी ईमानदारी है। दूसरी बात, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, खेल में खोना, ये लाइफ के बेस्ट मोमेंट होते हैं। बॉल गई तो गई, पर उनका दिन बहुत अच्छा गया, इसीलिए बॉल खोने पर भी वो लोग हंसने लगे थे। और तीसरी बात, आप लोग ने नोटिस किया, जो स्कूटरिस्ट था, जो स्कूटर चला रहा था, वो अपने हेलमेट पहने हुए थे। रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत ही जरूरी है, हमेशा हेलमेट पहनना। तो चलो एक बार जल्दी जल्दी स्टोरी को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि गोपी बरामदा में एक किताब पढ़ रहा था। उसको गार्डन में एक हॉकी बॉल मिली, जो उसने अपने दोस्तों से पूछताछ किया कि किसकी बॉल है। इसके बाद वो लोग अपने खेल में जुट गए और अंत में वो बॉल जा करके एक स्कूटर की टोकरी में गिरा और स्कूटर के साथ चले गए। है ना, एकदम सिंपल, एकदम मजेदार स्टोरी। तो आशा, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द बरामदा? गोपी बरामदा में क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। स्टोरी का पहला ही सेंटेंस ये बताता है। तो सोचिए, स्टोरी कहाँ शुरू हुआ था, गोपी कहाँ था और क्या कर रहा था? बिल्कुल सही, गोपी वॉज सीटिंग इन द बरामदा एंड रीडिंग अ बुक। गोपी बरामदा पे बैठा हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था। है ना, बहुत सिंपल, सिर्फ दो चीजें, सिटिंग और रीडिंग अ बुक, यही आपको याद रखना है। लेकिन एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखना, सिर्फ रीडिंग मत लिखना, तो मार्क्स काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन? गोपी को क्या साउंड सुनाई दिया था वो गार्डन जाने के पहले? तो याद कीजिए, स्टोरी में दो वर्ड्स थे जो साउंड को डिस्क्राइब करते थे, एक सॉफ्ट साउंड और एक हेवी साउंड। राइट, गोपी heard something rustling past and then falling with a thud in the garden. तो बच्चों, ये दो वर्ड्स याद रखना, रस्टलिंग यानी ए सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, जैसे सूखे पत्ते हिलते हैं, और थर्ड ए हैवी डल साउंड, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरे। ये दोनों वर्ड्स वोकेबुलरी में भी पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर द बॉल। अब ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। गोपी ने 3 जगह सर्च की थी, 3 जगह याद है ना? फर्स्ट, गोपी सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस बट ही फाउंड नथिंग। उसने गार्डन फेंस के पास जो मोटी घास थे वहां सर्च किया था। इसके बाद कहा क्या था? देन ही लुक्ड अमंग द बुशेस बट नथिंग वाज देयर अगेन। इसके बाद वो झाड़ियों में ढूंढा। फाइनली हिज आईज फेल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स वेयर ही फाउंड ए व्हाइट हॉकी बॉल। तो लास्ट में उसे एक सूखे पत्ते के ढेर में एक हॉकी बॉल मिली थी, है ना? यह आंसर 3 पॉइंट्स में लिखो, फर्स्ट, देन एंड फाइनली। ये कनेक्टिंग वर्ड्स है, उसे यूज करना है तो टीचर इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। और हाँ, फाइनली के बाद लिखो कि बॉल मिली, वरना आंसर इनकम्प्लीट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल। यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है। पहला कॉलम में कुछ डायलॉग्स दिया गया है, मतलब ये जो सेंटेंसेस है कुछ बच्चों ने बोले थे, तो आपको लिखना है द डायलॉग वाज सेड बाय, मतलब किसने इस डायलॉग को बोला था, इस सेंटेंसेस को किसने बोला था, एंड डायलॉग वाज सेड टू, और किसको बोला था। मतलब फर्स्ट कॉलम में डायलॉग से, सेकेंड कॉलम में किसने बोला वो लिखना है, और थर्ड कॉलम में किसको बोला वो लिखना है। चलिए हम देखते हैं। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल। किसने बोला था? गोपी ने। और किसको बोला था? हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, माई फादर बॉट मी ए ब्रांड न्यू फुटबॉल।
ये किसने बोला था? दीपक ने। किसको बोला था? गोपी और उसके दोस्तों को। नंबर सी, आई लॉस्ट ए बॉल 4 months ago। किसने बोला था? मनोज ने। और किसको बोला था? गोपी को। और लास्ट वाला, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। किसने बोला था? रमनी ने, है ना? वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। और किसको बोला था? गोपी को। तो बच्चों, टेबल कंप्लीट। एक बार फिर से देख लो, चेक करो अपना आंसर्स। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लेना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी? हाउ डिड द गेम स्टार्ट? ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 2 पार्ट में लिखना है। तो लिखते वक्त दोनों पार्ट का जवाब लिखना है और फर्स्ट पार्ट के लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पार्ट का लिखना है ना? तो चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? किसने ग्रैब किया था? मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। एंड सेकेंड पार्ट का लिखते वक्त हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और नीचे में लिखेंगे, द गेम स्टार्टेड व्हेन गोपी सेड स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। Manoj went to goal post as goalkeeper. Gopi stood at the center of the field, holding the hockey stick, and passed the ball to Deepak to begin the game. तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपको इसी क्वेश्चन को 2 अलग अलग क्वेश्चन बनाकर भी दिया जा सकता है। तो आप जब लिख रहे हैं, ध्यान से लिखना है कि दोनों पार्ट एक ही साथ आया है या अलग अलग आया है, तो उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में सभी क्यों हंस रहे थे? ये स्टोरी का सबसे मजेदार पार्ट है, द एंडिंग। क्या हुआ था एग्जैक्टली? याद कीजिए। हाँ, एवरीवन लाफ्ड एट द एंड बिकॉज जय हिट द बॉल सो हार्ड that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist drove away without knowing what had happened. है ना? बॉल पहले स्कूटर के टोकरी में जाके गिरा और स्कूटर वाला स्कूटर चला के चला गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था। By that time the children ran to the gate. The scooter and the ball were gone. जब तक बच्चे जाके गेट में पहुंचे, स्कूटर भी चला गया था और बॉल भी उसके साथ चले गए थे। The unexpected and funny ending made everyone burst into laughter. और ये unexpected अंत के लिए सभी हंसने लगे थे। हाँ, ये जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, The unexpected and funny ending। ये लाइन आंसर को कंप्लीट बनाती है। तो सिर्फ इतना मत लिखो कि बॉल चली गई, क्योंकि फानी था ये भी एक्सप्लेन करो, और फानी था इसीलिए वो लोग हंस रहे थे, है ना? अब हम थिंक एंड आंसर वाला पार्ट देखते हैं। ये तो एक्चुअली आपको सोच करके आंसर लिखने के लिए बोला गया है, लेकिन यहां मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं, आप लोग इसको सोच करके इसी तरह या तो थोड़ा ऐड करके लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? What would you have done if, like Gopi, you had found a ball that did not belong to you? तो यह पूछा गया है, अगर गोपी की तरह आपको भी ऐसा एक बॉल मिलता जो आपका नहीं है, तो आप क्या करते हैं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, If I had found a ball that did not belong to me, I would have done the same as Gopi. अगर मुझे ऐसा कोई बॉल मिलता जो मेरा नहीं है, मैं भी गोपी की जैसा ही करता। I would not have kept it for myself. ये मैं अपने पास नहीं रखता। I would have asked my friends. मैं अपने दोस्तों को पूछता, and neighbors, और पड़ोसियों को भी पूछता, if they had lost a ball recently, कि वो लोग कोई बॉल गुम किया क्या। If no one claimed it, अगर वो कोई नहीं क्लेम करता, I would have kept it safely and continued to ask around. और मैं उसको सेफली अपने घर में रख देता और
इसके बारे में पूछताछ करता रहता। ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ आप लोग गोपी का रेफरेंस देना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लाइक गोपी, तो कनेक्शन बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर। अब ऐसे इमेजिन कीजिए उस हॉकी बॉल को क्या हुआ होगा जो स्कूटर के साथ चला गया था। वेयर डज इट गो, वो कहाँ गया होगा, किससे मिला होगा। ये इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर द स्कूटर ड्रोव अवे द हॉकी बॉल रोल्ड आउट ऑफ द बास्केट एट द नेक्स्ट टर्न। स्कूटर जाने के बाद जो बॉल था नेक्स्ट टर्न में फिर गिर गया बास्केट से। ए यंग गर्ल नेम्ड प्रिया was playing near the road spotted the ball। और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम प्रिया है, जो रास्ते के किनारे में खेल रही थी, उसको वो बॉल मिली। She picked it up and showed it to her mother। वो बॉल को उठा लिए और अपने मम्मी को ले जाके दिखाई। Her mother told her to keep it safely and ask around the neighborhood। उसकी मम्मी ने उसे बोला कि उस बॉल को अच्छे से रखे, सेफली रखे और पड़ोसियों से पूछताछ करे। Just like Gopi, Priya also decided to find the true owner of the ball। गोपी के जैसे प्रिया ने भी उसका सही मालिक ढूंढने का कोशिश किया। तो यहाँ अब अपने मर्जी से कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन वो जो आप स्टोरी बनाएंगे वो थोड़ा लॉजिकल होना जरूरी है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। आपने देखा कि जो स्कूटरिस्ट थे वो हेलमेट पहने हुए थे। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वेयर हेलमेट? हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वेयर अ हेलमेट? क्या जो पिलियन राइडर है, जो पीछे में बैठता है, उनको भी हेलमेट पहनना जरूरी है? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to wear a helmet while riding a scooter or motorcycle। हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है जब आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। A helmet protects our head from serious injuries in case of an accident। एक्सीडेंट के वक्त ये हमारे सिर को सीरियस इंजुरीज से बचाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स कैन हैपन सडनली एंड विदाउट वार्निंग। रोड एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, उसका हमें कोई वार्निंग नहीं मिलता। यस, द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वेयर अ हेलमेट बिकॉज दे आर इक्वली एट रिस्क। हाँ, पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना जरूरी है क्योंकि उनका भी समान रिस्क होते हैं। वेयरिंग हेलमेट इज नॉट जस्ट अ रूल। हेलमेट पहनना एक रूल नहीं है, एक कानून नहीं है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर ओन सेफ्टी। ये हमारे खुद के सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स, और दूसरे के सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। सारे आंसर हो गए। तो बताइए न्यू वर्ड्स। ड्रिबल, मूव अ बॉल यूजिंग लाइट टैप्स और बाउंसेस। आपने देखा होगा हॉकी या फुटबॉल में प्लेयर्स बॉल को कंट्रोल में रखते हुए छोटे छोटे ठोकर मारकर आगे बढ़ाते हैं, वही ड्रिबल है। चलिए हम कहानी से एक एग्जाम्पल देखते हैं। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक। दूसरा और एक एग्जाम्पल, ही ड्रिबल्ड द बॉल टवर्ड्स अ गोल पोस्ट। सेकेंड वर्ड, रस्लिंग, a soft crackling sound, एक हल्का सा आवाज जैसे सूखे पत्तों के सरसराहट। Sentences, he heard something rustling past. I heard the rustling of leaves outside my window. Number 3, grab, take something with a sudden movement. अचानक से किसी चीज को पकड़ लेना या छीन लेना। Manoj grabbed the ball and tossed it over to Deepak. She grabbed her bag and ran out of the house.
ग्रैब में सडननेस होती है, बिना वार्निंग के कोई चीज उठा लेना या किसी से छीन लेना। नेक्स्ट, बोस्ट, टू स्पीक टू प्राउडली, अपने बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जिसे हम शोइंग ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल्स, अनदर फ्रेंड दीपक boasted that his father had bought him a brand new football. He boasted about his new bicycle to everyone. Unaware, not knowing, किसी चीज को पता ना होना, अनजान होना। The scooterist who was unaware of what had happened drove past. I was unaware that the shop was closed today. Third, a heavy dull sound, एक भारी दबी हुई आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरे। And falling with a thud in the garden. The book fell from the table with a thud. तो यह ध्यान दीजिएगा, रस्लिंग एक हल्की आवाज है और थर्ड एक भारी आवाज है। चलिए एक बार सभी 6 वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। ड्रिबल, बॉल को टैप से आगे बढ़ाना। रस्लिंग, सरसराहट। ग्रैब, अचानक छीन लेना। बोस्ट, बढ़ा चढ़ा के बोलना। अनअवेयर, अनजान होना। थर्ड, भारी सी आवाज। अब आपके टेक्स्ट बुक का पेज 16 क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, या लेफ्ट कॉलम में वर्ड्स दिया गया है और राइट में इसका मीनिंग दिया है, तो आपको इसको मैचिंग करना है। तो ड्रिबल क्या होगा? मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स while playing hockey. Boast, to speak too proudly. Rustle, a soft crackling sound. Grab, take something with a sudden movement. तो हमने जो नए वर्ड्स सीखे हैं वो एग्जाम में आपके मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी आ सकते हैं या तो मेक सेंटेंस के लिए भी आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से सीख लेना है। अब हम देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स, मतलब जब दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाता है और जिसका अपना नया मीनिंग होता है, तब उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे सन और राइज को जोड़ने से सनराइज बनते हैं। यह सन का मतलब होता है सूरज और राइज का मतलब होता है उठना, लेकिन दोनों मिलके बनते हैं सनराइज, यानी सूरज का उगना या सुबह का टाइम। चलिए हम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस देखते हैं। यह सन के साथ 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको जोड़ करके आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाना है। सन प्लस राइज इज इक्वल टू सनराइज, सुबह सूरज का उगना। सेंटेंस, वी वोक अप अर्ली टू वॉच द सनराइज। सन प्लस सेट इज इक्वल टू सनसेट, सूरज का डूबना। द सनसेट लुक्ड ब्यूटीफुल ओवर द सी। सन प्लस शाइन, सनशाइन, सूरज की रोशनी या धूप। आई लव सिटिंग इन द सनशाइन। सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर, सूरजमुखी फूल। द सनफ्लावर ग्रोज टॉल एंड येलो। नेक्स्ट, अब देखते हैं बॉल वाले वर्ड्स। ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फुट प्लस बॉल इज इक्वल टू फुटबॉल। He plays football every evening. Basket plus ball, basketball. She is the captain of the basketball team. Volley plus ball, volleyball. We played volleyball at the beach. Base plus ball, baseball. Baseball is very popular in America. क्या आप लोग ने नोटिस किया, बॉल वर्ड को एंड में लगाने से एक नया स्पोर्ट्स का नाम बन गए हैं।
तो हमें सन से सनराइज, सनसेट, सनशाइन और सनफ्लावर मिले हैं। उसी तरह से बॉल से फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल मिले हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं बुक और स्कूल दोनों वर्ड्स में जो डबल ओ है उनका साउंड सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में डबल ओ ऊ साउंड समझाते हैं, लेकिन दोनों साउंड के लेंथ अलग अलग है। चलिए अब हम सीखेंगे लॉन्ग ऊ और शॉर्ट ऊ साउंड। आप हमारे साथ दोहराइए, बुक स्कूल, बुक स्कूल। बच्चों, क्या आपने नोटिस किया बुक में डबल ओ साउंड छोटा और क्विक है, मुंह से जल्दी से निकलती है। यह शॉर्ट ऊ साउंड है। और स्कूल में ऊ साउंड लंबी है, इसे खींचकर बोला जाता है। ये लॉन्ग ऊ साउंड है। सेम स्पेलिंग, डबल ओ, पर साउंड बिल्कुल डिफरेंट। इंटरेस्टिंग है ना? अब टेक्स्ट बुक में दिए गए 12 वर्ड्स को देखते हैं। मैं हर वर्ड्स को बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए और बताइए शॉर्ट ऊ या लॉन्ग ऊ है। हुड, स्कूल, फुट, मैरून, स्कूटर, शुक, ब्लूम, फूड, लुक, मून, बुक, टुक। अब वीडियो पॉज कीजिए और लॉन्ग वो वाले वर्ड्स को गोला बनाइए। तो हमें क्या मिला? लॉन्ग ऊ साउंड वाले वर्ड्स है स्कूल, मैरून, स्कूटर, ब्लूम, फूड और मून। और शॉर्ट ऊ वाले साउंड है हुड, फुट, शुक, लुक, बुक, टुक। क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया? जो वर्ड्स डबल ओ के से खत्म होते हैं, जैसे बुक, लुक, टुक, शुक, उनमें ज्यादातर शॉर्ट ऊ साउंड है। पर एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। तो फोनिक्स यानी उच्चारण सीखना सिर्फ रीडिंग के लिए ही नहीं, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों के लिए जरूरी है। जब आप सही साउंड पहचानना सीख जाते हैं, नई वर्ड्स भी आप सही से और इजीली पढ़ और बोल पाएंगे। फोनिक स्किल्स इंग्लिश फ्लुएंसी की फाउंडेशन है। तो जब भी मौका मिले डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। हाँ, डिक्शनरी इस्तेमाल कैसे करना है इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो अब चलिए पेज नंबर 22 में, जहां आपको AI यानी आई वाला साउंड लिखना है। या फर्स्ट कॉलम में कुछ क्लूज दिया गया है और सेकेंड कॉलम में आपको आई वाला साउंड वर्ड लिखना है। नंबर 1 क्या हुआ है, तो हम नंबर 2 से करेंगे। नंबर 2, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, पानी जो बादल से गिरते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रेन। A vehicle that runs on tracks, ट्रैक्स में चलने वाला वाहन, ट्रेन। You use this to color your wall and pictures, इसे आप अपना पिक्चर और वॉल सजाने के लिए, रंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट, the part of body that helps you think, आपके बॉडी पार्ट जो आपको सोचने में हेल्प करता है। ब्रेन, a slow moving creature with a shell, शेल वाली धीरे चलने वाली जीव, स्नेल। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, चिट्ठियाँ या पार्सल जो आप भेजते हैं या रिसीव करते हैं। मेल, द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, नावों को पानी पर चलना। सेल, ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सभी एनिमल्स को छोटे बड़े और रहते हैं। टेल,
steps that takes us from one floor to another. एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हमें ले जाते हैं, stairs. तो एडवर्ब क्या होता है बच्चों? एडवर्ब किसी काम यानी वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। वो हमें बताता है कि कोई काम या घटना कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी बार हुआ। चलिए कहानी से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Immediately, Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. यहाँ immediately वर्ड हमें बता रहा है गोपी कब उठा और भागा। तुरंत यानी immediately। तो immediately एक एडवर्ब है। एडवर्ब कोई तरह की हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम दो प्रकार के बारे में सीखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब्स हमें बताता है एक एक्शन या वर्ब कब हुआ है। तो इसको जानने के लिए हमें when यानी कब से सवाल करने से अगर आंसर मिलता है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है, नाउ यानी अभी, टुडे आज, यस्टरडे कल, इमीडिएटली तुरंत। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडीइंग फॉर हिज टेस्ट। यहाँ टुडे वर्ड टाइम बता रहा है, गोपी कब पढ़ रहा है, आज। सिंपल है ना? बस सवाल पूछना है कब हुआ, जवाब मिल जाए तो वही एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब बताता है एक्शन कितनी बार हुआ है। तो ये एडवर्ब जानने के लिए हमें हाउ मेनी टाइम्स या कितनी बार से सवाल करना पड़ता है, तभी हमें इस एडवर्ब मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, रेगुलरली रोज, नेवर कभी नहीं, यूजुअली आमतौर पर। चलिए कहानी से एग्जांपल देखते हैं। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडीइंग फॉर हिज टेस्ट। यहाँ यूजुअली बता रहा है गोपी कितनी बार हॉकी खेलते हैं, ज्यादातर दिन, यूजुअली। तो इस सेम सेंटेंस में हमें दो टाइप के एडवर्ब मिलते हैं, यूजुअली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और टुडे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोनों अलग अलग सवालों का जवाब देते हैं, याद रखना है। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ राइट कॉलम के हर सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढना है और बताना है कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। यहाँ एडवर्ब क्या है? इमीडिएटली, है ना? क्योंकि अगर हम सवाल करते कब उठा तब हमें पता चलता है इमीडिएटली। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर बी, श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। श्यामा कितनी बार लिखती है? ऑफन, ज्यादातर समय। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। तो वो लोग कितने बार गैदर होते थे? रेगुलरली, रोज। तो यह एडवर्ब हो गया रेगुलरली और इसका प्रकार हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर डी, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। मैं कितनी बार होमवर्क करता हूं? ऑलवेज, रोज। तो यह एडवर्ब हो गया ऑलवेज और इसका टाइप हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। मैंने कब खाया था? यस्टरडे। तो यस्टरडे हो गया एडवर्ब और ये हमें कब यानी व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। मोनिका नेवर इट्स जंक फूड। मोनिका कितने बार खाते हैं? कभी नहीं, नेवर। तो यहाँ एडवर्ब हो गया नेवर और ये हमें हाउ मेनी टाइम्स के आंसर दे रहा है, तो ये हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट वन,
नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। वो लोग कब गाएंगे? नाउ। तो यह एडवर्ब हो गया नाउ, और ये हमें व्हेन का जवाब दे रहा है, तो ये हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अभी एक बार रिकैप करके देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन यानी कब का जवाब देते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, नाउ, टुडे, यस्टरडे, इमीडिएटली। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार सवाल का जवाब देते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली एंड रेगुलरली। तो अगले बार आप जब कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं और एडवर्ब निकालना है, तो आपको कब या कितने बार से क्वेश्चन करना है, तो आपको एडवर्ब तुरंत मिल जाएंगे। अगर ये ग्रामर टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।